उसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से ही सब उसे भोली कहते थे। भोली मतलब भोली भाली, सीधी सादी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें सबसे छोटी थी भोली। जब वह सिर्फ 10 महीने की थी, वह खाट से गिर गई थी। शायद उसी चोट ने उसके दिमाग का कोई हिस्सा नुकसान पहुंचाया था। जन्म के समय वह बहुत गोरी और सुंदर थी, लेकिन 2 साल की उम्र में उसे चेचक हो गया। उसकी आंखें तो बच गईं, पर उसके पूरे शरीर पर काले काले गहरे दाग पड़ गए। भोली 5 साल तक बोल नहीं पाई। जब बोलना शुरू किया तो उसकी जबान लड़खड़ाती थी। बच्चे उसका मजाक उड़ाते, उसकी नकल उतारते, और इसीलिए वह बहुत कम बोलती थी। यह एक समृद्ध किसान का घर था और खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भोली को छोड़कर बाकी सभी बच्चे स्वस्थ और ताकतवर थे। बेटों को पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया गया था, पहले स्कूलों में और फिर कॉलेजों में। बेटियों में सबसे बड़ी राधा की शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी मंगला की शादी भी तय हो चुकी थी। अब जब मंगला की शादी हो जाएगी तो रामलाल तीसरी बेटी चंपा की शादी के बारे में सोचेगा। वे सभी सुंदर और स्वस्थ लड़कियां थीं। उनके लिए वर ढूंढना कठिन नहीं था, लेकिन रामलाल को भोली की चिंता थी। न तो उसमें रूप था और न ही अकल। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। उसी साल गांव में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय खोला गया। उद्घाटन के लिए तहसीलदार साहब आए थे। उन्होंने रामलाल से कहा, आप सरकार के प्रतिनिधि हैं गांव में, आपको उदाहरण बनाना चाहिए। अपनी बेटियों को स्कूल भेजिए। उस रात रामलाल ने अपनी पत्नी से सलाह की। पत्नी चिल्लाई, पागल हो गए हो? अगर लड़कियां पढ़ने लगेंगी तो कौन करेगा उनकी शादी? लेकिन रामलाल को तहसीलदार की बात काटने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर में पत्नी बोली, एक काम करो, भोली को भेज दो। वैसे भी उसके चेहरे पर दाग है और अकल भी नहीं है। शादी तो वैसे भी नहीं होगी, मास्टरनी ही झेले उसे। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़कर कहा, चल बेटा, स्कूल चलें। भोली डर गई। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उनकी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को भी ऐसे ही घर से बाहर ले जाया गया था, और फिर वह कभी नहीं लौटी। ना ना ना, नहीं नहीं नहीं, वह चीख पड़ी और हाथ छुड़ा लिया। क्या हुआ तुझे पगली? रामलाल बोला, स्कूल ही तो ले जा रहा हूं। फिर पत्नी से कहा, आज इसे साफ कपड़े पहना देना, वरना मास्टरनी और बाकी लड़कियां क्या सोचेंगी। भोली को कभी नए कपड़े नहीं मिलते थे, लेकिन आज उसे चंपा का छोटा हो चुका फ्रॉक पहनाया गया। उसे नहलाया गया, बालों में तेल लगाया गया। तभी पहली बार उसे लगा, शायद वह किसी अच्छी जगह जा रही है, अपने घर से बेहतर। जब वे स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी कक्षाओं में थे। रामलाल ने अपनी बेटी को मुख्य अध्यापिका को सौंप दिया। अकेली रह जाने पर बेचारी लड़की ने डर से भरी आंखों से अपने चारों ओर देखा। वहां कई कमरे थे और हर कमरे में उसी की तरह लड़कियां चटाइयों पर उकड़ू बैठी, किताबों से पढ़ रही थीं या स्लेटों पर लिख रही थी। मुख्य अध्यापिका ने भोली को एक कक्षा के कोने में बैठने के लिए कहा। भोली को ठीक से पता नहीं था कि स्कूल कैसा होता है और वहां क्या होता है, लेकिन वह वहां अपनी ही उम्र की इतनी सारी लड़कियों को देखकर खुश थी। उसे उम्मीद थी कि इनमें से कोई लड़की उसकी दोस्त बन जाएगी। कक्षा में जो महिला अध्यापिका थीं, वह लड़कियों से कुछ कह रही थी, लेकिन भोली कुछ समझ नहीं पा रही थी। उसने दीवार पर लगी तस्वीरों को देखा। रंगों ने उसे मोहित कर लिया। घोड़ा भूरा था, ठीक वैसा ही जैसा तहसीलदार उनके गांव में जिस घोड़े पर आया था। बकरी काली थी, उनके पड़ोसी की बकरी की तरह। तोता हरा था, जैसे तोते उसने आम के बाग में देखे थे, और गाय बिल्कुल उनकी लक्ष्मी जैसी थी। और अचानक भोली ने देखा कि अध्यापिका उसके पास खड़ी मुस्कुरा रही है। तुम्हारा नाम क्या है नन्ही बच्ची? भो भो। वह इससे ज्यादा हकला नहीं सकी। फिर वह रोने लगी और उसकी आंखों से बेबसी में आंसुओं की बाढ़ आ गई। वह कोने में सिर झुकाए बैठी रही, उन लड़कियों की ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी जिनके बारे में वह जानती थी कि वे अब भी उस पर हंस रही थी। जब स्कूल की घंटी बजी तो सभी लड़कियां तेजी से कक्षा से बाहर निकल गईं।
लेकिन भोली अपने कोने से निकलने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसका सिर अब भी झुका हुआ था और वह सिसकती रही। भोली, अध्यापिका की आवाज कितनी कोमल और सुकून देने वाली थी। अपने पूरे जीवन में उसे कभी इस तरह नहीं पुकारा गया था। यह बात उसके दिल को छू गई। उठो, अध्यापिका ने कहा। यह कोई आदेश नहीं था, बल्कि बस एक दोस्ताना सुझाव था। भोली उठ गई। अब मुझे अपना नाम बताओ। उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया। क्या उसकी हकलाती जबान उसे फिर से शर्मिंदा करेगी? हालांकि इस दयालु महिला की खातिर उसने कोशिश करने का फैसला किया। उसकी आवाज इतनी सुकून देने वाली थी, वह उस पर नहीं हंसेगी। भब भो भो, वह हकलाने लगी। शाबाश शाबाश, अध्यापिका ने उसे प्रोत्साहित किया। चलो अब पूरा नाम। बबो भोली। आखिरकार वह यह कह पाई और उसे राहत महसूस हुई, मानो यह कोई बड़ी उपलब्धि हो। शाबाश, अध्यापिका ने उसे प्यार से थपथपाया और कहा, अपने दिल से डर निकाल दो और तुम भी बाकी सबकी तरह बोल सकोगी। भोली ने ऊपर देखा, मानो पूछ रही हो, सच में? हाँ हाँ, यह बहुत आसान होगा। तुम बस रोज स्कूल आओ। आओगी? भोली ने सिर हिलाया। नहीं, जोर से बोलो। हाँ हाँ हाँ। और भोली खुद हैरान थी कि वह यह कह पाई थी। मैंने तुमसे कहा नहीं था। अब यह किताब लो। किताब अच्छी तस्वीरों से भरी थी और तस्वीरें रंगीन थीं। कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, तोता, बाघ और लक्ष्मी जैसी ही एक गाय। और हर तस्वीर के साथ बड़े काले अक्षरों में एक शब्द लिखा था, 1 महीने में तुम यह किताब पढ़ सकोगी। फिर मैं तुम्हें इससे बड़ी किताब दूंगी, फिर उससे भी बड़ी। समय के साथ तुम गांव में किसी और से ज्यादा पढ़ी लिखी हो जाओगी। तब कोई भी तुम पर हंस नहीं पाएगा। लोग तुम्हें सम्मान से सुनेंगे और तुम बिना जरा भी हकलाए बोल सकोगी। समझी? अब घर जाओ और कल सुबह जल्दी वापस आना। भोली को लगा मानो अचानक गांव के मंदिर की सारी घंटियां बजने लगी हों और स्कूल के सामने के पेड़ बड़े लाल फूलों से खिल उठे हों। उसका दिल एक नई आशा और एक नए जीवन से धड़क रहा था। साल बीतते गए। गांव अब एक छोटा कस्बा बन चुका था। वही छोटा स्कूल अब हाई स्कूल बन गया था। गांव में अब एक छोटा सिनेमा हॉल और कपास की मिल भी लग चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर अब मेल ट्रेन भी रुकने लगी थी। एक रात खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से पूछा, तो फिर क्या बिशंबर का रिश्ता मंजूर कर लूं? पत्नी बोली, हां हां, क्यों नहीं। भोली तो किस्मत वाली है जो इतना अच्छा वर मिल रहा है। अपनी दुकान है, पक्का मकान है और बैंक में हजारों रुपए हैं। और तो और दहेज भी नहीं मांग रहा। हां, लेकिन वह थोड़ा उम्र दराज है, मेरी ही उम्र का है लगभग, और थोड़ा लंगड़ाता भी है। पहले से बच्चे भी हैं। तो क्या हुआ? पत्नी ने कहा, 45-50 कोई ज्यादा उम्र थोड़ी है आदमी के लिए। अच्छा यही है कि वो किसी और गांव से है। उसे भोली के चेचक के दागों और उसके भोलेपन के बारे में कुछ नहीं पता, वरना वह कुंवारी ही रह जाएगी। पर मुझे नहीं पता भोली क्या कहेगी। कहेगी क्या? वो तो गूंगी गाय जैसी है। आंगन के एक कोने में भोली लेटी थी, जाग रही थी और अपने माता पिता की ये सारी बातें सुन रही थी। बिशंबर नाथ, एक संपन्न बनिया, बारात लेकर आया। ढेर सारे रिश्तेदार, दोस्त और बाजा बैंड लेकर। बैंड वाले फिल्मी धुन बजा रहे थे। बिशंबर एक सजे हुए घोड़े पर चढ़कर आया था। रामलाल की खुशी का ठिकाना न था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी चौथी बेटी की शादी इतनी धूमधाम से होगी। उसकी बड़ी बेटियां जो शादी के लिए आई थीं, भोली की किस्मत से जल उठी। मुहूर्त का समय आया। पंडित बोला, दुल्हन को लाओ। भोली लाल रेशमी ब्राइडल लिबास में घूंघट ओढ़े हुए वेदी के पास लाई गई। दुल्हन को वरमाला पहना दो, किसी ने बिशंबर से कहा। बिशंबर ने माला उठाई। तभी एक औरत ने भोली का घूंघट थोड़ा पीछे कर दिया। बिशंबर ने एक नजर देखा और रुक गया। माला हाथ में ही रह गई। उसके चेहरे पर दाग है। उसने धीमे से अपने दोस्त से कहा। दोस्त बोला, तो क्या तू खुद जवान थोड़ी है? फिर भी अगर मैं इससे शादी करूं तो उसके बाप को 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। रामलाल गिड़गिड़ाया, मेरी इज्जत के लिए ऐसा मत करिए। 2,000 ले लीजिए। नहीं, 5,000 दो, वरना बारात वापस चली जाएगी। आंसुओं से भरे
रामलाल ने जाकर अपनी पगड़ी बिशंबर के पैरों में रख दी, फिर अंदर जाकर तिजोरी से रुपए निकालकर उसे दे दिए। बिशंबर के चेहरे पर लालच भरी जीत की मुस्कान थी। अब माला दो, उसने कहा। फिर से भोली का घूंघट पीछे किया गया, लेकिन इस बार उसकी आंखें झुकी नहीं थी। वह सीधे बिशंबर की आंखों में देख रही थी। नफरत नहीं, गुस्सा नहीं, सिर्फ ठंडी उपेक्षा। बिशंबर ने माला उठाई, लेकिन भोली का हाथ बिजली की तरह उठा और माला को अग्नि में फेंक दिया। उसने घूंघट हटा दिया और बोली, पिताजी, अपने पैसे वापस ले लीजिए। मैं इस आदमी से शादी नहीं करूंगी। रामलाल सन्न रह गया। मेहमानों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। कैसी बेहया लड़की है, ऊपर से बदसूरत भी। भोली, पागल हो गई हो, रामलाल चिल्लाया। परिवार की इज्जत का कुछ तो ख्याल रखो। भोली बोली, आपकी इज्जत के लिए ही तो मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने को तैयार थी, लेकिन किसी लालची, कायर और नीच इंसान को मैं अपना पति नहीं बना सकती। मैं नहीं करूंगी शादी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। क्या बेहया लड़की है। हमने तो सोचा था ये तो गूंगी गाय है। भोली ने पलट कर कहा, हां चाची, आप सबने यही सोचा था कि मैं गूंगी, बेअक्ल, चुप रहने वाली गाय हूं। तभी तो आप सब मुझे इस निर्दयी आदमी को सौंप देना चाहते थे। लेकिन अब ये गूंगी गाय बोल रही है, और अगर सुन सकते हो तो सुन लो। बिशंबर का पूरा परिवार लौट गया। बैंड वालों ने समझा शादी खत्म हो गई और विदाई की धुन बजा दी। रामलाल सिर झुकाए खड़ा रहा, शर्म और दुख के बोझ में डूबा। अग्नि की लपटें धीरे धीरे बुझने लगीं। सब लोग जा चुके थे। रामलाल ने भोली से कहा, अब तुझे कौन ब्याहेगा? हम तेरा क्या करेंगे? भोली, अब सुलेखा ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत कीजिए पिताजी, मैं आप और मां की सेवा करूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी जहां मैंने इतना कुछ सीखा है ना मैडम? कोने में खड़ी अध्यापिका यह सारा दृश्य देख रही थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हां भोली, बिल्कुल। और उसकी मुस्कुराती आंखों में वैसी ही गहरी संतुष्टि की चमक थी, जैसी एक कलाकार को अपनी उत्कृष्ट कृति के पूर्ण होने पर उसे निहारते हुए महसूस होती है।